देखो, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2210, ये हमारे पास टोटल 2210, यहाँ पे 0478, यही टोटल दो पास पेपर्स हैं, जिनमें से कुछ इनके पेपर सेम है और कुछ डिफरेंट है। टोटल है कितने? मई जून के आपके पास टोटल दो पेपर्स हैं, और अक्टूबर नवंबर के टोटल दो पेपर्स हैं, और बाकी बचे स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन के आपके पास दो पेपर्स हैं। तो टोटल ये 6-7 पेपर्स हैं। इसमें से हो सकता है 2210 या 0478 के अक्टूबर नवंबर के पेपर डिफरेंट हो, मई जून तो सेम था। ये वो पेपर्स हैं जिनको हम आगे इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें से कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा। ये आज जो मैं तुम लोग को पास पेपर, क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर जो चीजें अपडेट की हैं वो इस सिलेबस से आई हैं ज्यादातर। 9608 आपका ए लेवल्स का पहले पास पेपर, ये ए लेवल का कोड हुआ करता था। नया जो ए लेवल्स का कोड है डेट इज 961, ये नया कोड है। तो हम पुराने पास पेपर्स ए लेवल से कुछ देखेंगे, क्योंकि फाइलिंग के 2D एरे के क्वेश्चन जो यहाँ से आपको मिलेंगे ना प्रैक्टिस के लिए, वो इन पास पेपर्स में इतने अच्छे नहीं है, मतलब वो बहुत बेसिक बेसिक है। नाउ, a programmer wants to write a program to calculate the baggage charge for a passenger's airline flight. Two types of a ticket are available for a flight: economy and standard. Each type each type ticket type has a baggage weight allowance as shown below. The airline makes a charge if the weight exceeds the allowance. अगर चार्ज हो रहा है तो उसके हिसाब से अलाउ ये है, और बाकी सारा भी। यहाँ पे a program flowchart will document the program. The flowchart will contain the following statements. बेटा ये flowchart की statements already given है। आपने just करना क्या है, complete the flowchart by putting the appropriate statement number in each symbol. Statement 5 has been done for you. जैसे कि यहाँ पर start, यहाँ पे 5 पे क्या हो रहा है, input ticket type। देन ये पूरा प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा है, आपके लगेज के वो चेक कर रहा है कि अलाउड है नहीं है, अगर है तो फिर कितने चार्जेस वगैरह जो कुछ है, उसका एक सीधा सीधा आपने फ्लो चार्ट पे प्रोग्राम लिख के देना है। तो क्या आप लोग ये 2 मिनट के अंदर सारा कंप्लीट कर सकते हो क्विकली? मुश्किल नहीं है। लीजा, राहिम, हुजैफा, अशर, नबीहा, मेरा ये आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, स्टेटमेंट्स को इसी पेज पे ले आता हूँ। ये स्टेटमेंट्स आपके सामने आ रही है। 2 मिनट लो एंड क्विकली इसे कंप्लीट कर दो। ओके, हुजैफा, राहिम, बेटा आफ्टर 5 कौन सा नंबर आना चाहिए?
राहिम, नबीहा, लीजा, हुजैफा, अशर। बेटा आफ्टर 5 क्या होना चाहिए? ये कौन सर सा बॉक्स है? इनपुट, सर ये है बॉक्स नंबर टू। 2 शायद। बॉक्स नंबर 2 आना चाहिए। देखो एक चीज का ख्याल बस यहाँ से देख लो कि ये जो बॉक्सेस हैं ये इनपुट या आउटपुट के बॉक्सेस हैं। सही। फिर ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये आपके कौन से हैं? ये डिसीजन बॉक्स हैं। डिसीजन बॉक्स कैसे शुरू किया जाता है? वो या तो इज होगा, ये वाला, या तो ये होगा। तो ये दो आपके पास सीधे सीधे ऑप्शंस आ जाते हैं। नाउ आफ्टर 2 आपने देखो इनपुट बैगेज वेट कर लिया, ये रहा। इनपुट टिकट टाइप कर ली। नाउ इन दोनों को इनपुट करने के बाद आपको क्या चीज चेक करनी है? यहाँ पे हमारे पास दो टिकट्स आए हुए हैं, एक इकोनॉमी और एक स्टैंडर्ड है। So now we need to check either that ticket type is economy or standard। उस हिसाब से हम बैगेज को चेक करेंगे। तो सर तो यहाँ पे कौन 12। सा पॉइंट है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी विल हैव 12। अब 12 में आपके पास यस नो वाला सीन आ जाता है। अगर आपने यस किया तो आप कहाँ जाओगे? अच्छा मैं यस को यहाँ लिख देता हूँ। अगर मेरी इनपुट टिकट टाइप जो है वो ये है, इस टिकट टाइप इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी है, तो क्या काम किया जाएगा? उसके लिए यहाँ पे आ जाओ। अगर इकोनॉमी है तो मेरे रेट कितने हैं? 3.5। सर तो 7 हो बस। जाएगा। तो आपके पास क्या कौन सा हो जाएगा? 7। सही ना यस पे बेटा? 7 होगा। यस पे 7 होगा। बैगेज अलाउंस इज 7, सही है। आपका बैगेज अलाउंस कितना आ गया? 7 आ गया। और फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपने चार्ज रेट भी लगाना है ना? तो चार्ज रेट इकोनॉमी का कितना है? 16 है। सॉरी, 3.5 है। 3.5 कहाँ आ रहा है? 8 आ ये जाएगा। रहा। तो आपने 8 कर दिया। तो बेसिकली देखो, अब इस प्रोग्राम का फ्लो चेक करते हैं। 5 इज इनपुट टिकट टाइप, 2 इज इनपुट बैगेज वेट, फिर आपने चेक किया 12 विच मींस इस टिकट टाइप इज इक्वल टू ई। अभी हम सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इफ इट इज अ यस देन 7। 7 मींस बैगेज अलाउंस 16। और फिर उसके बाद हमने चार्ज रेट 3.5 कर दिया। हाँ, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि सर यहाँ 7 नहीं, यहाँ 8 और यहाँ 7, तो बेटा देखो ये वाली स्टेटमेंट जो 7 और 8 वाली स्टेटमेंट्स हैं ये सिंगल स्टेटमेंट्स हैं। बैगेज अलाउंस और ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब ये दोनों आपस में ऊपर नीचे लिखी जा सकती हैं। सिमिलरली अगर मेरी इकोनॉमी टाइप नहीं है टिकट, तो नो पे क्या आना चाहिए? स्टैंडर्ड के रेट्स वगैरह कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड के रेट्स वगैरह कहाँ पर है? 11 और 12। नहीं, 12 नहीं है, 10 एंड 11। 10 11। तो वी विल हैव 10 एंड 11। सिंपली 11 10 ऊपर नीचे किया जा सकता है। आपने अपनी टिकट टाइप कंफर्म कर ली, आपने चार्ज रेट और बैग अलाउंस रख दिया। अब क्या करना चाहिए आपको? यहाँ देख लेते हैं इस एक्सेस में। ये 4 वाला पॉइंट कहाँ चले जाएगा? डिसीजन यहाँ बॉक्स पर में। डिसीजन बॉक्स में। हम एक्सेस रेट को चेक कर रहे हैं। तो इससे पहले फिर हम क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करेंगे विच मीन्स 6 आ जाएगा। नाउ आपके पास, आपने एक्सेस रेट का चेक कर लिया। अब अगेन यस नो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मैंने यस नीचे लिख दिया, नो ऊपर कर दिया। अगर मेरा एक्सेस रेट ग्रेटर देन 0 है लीजा, तो क्या करना चाहिए?
लीजा, तो सर राहिम, 6 वाला है ना? क्या हुआ बेटा, बोलो। मैं कह रही थी 6 वाला ऑपरेशन करेंगे ना, एक्सेस वेट ऐड करेंगे। नहीं 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 बेटा, एक्सेस वेट तो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम। 3 नहीं होगा? 3 होना चाहिए, और वजह 3। क्या है? क्योंकि अगर मेरा एक्सेस वेट ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्सेस है, तो एक्सेस होने की वजह से हमें क्या करना चाहिए? चार्ज कैलकुलेट करना चाहिए। चार्ज इज इक्वल टू एक्सेस वेट, जितना भी आपका है उसको चार्ज रेट से, चार्ज रेट हमने कहाँ कैलकुलेट किया था? यहाँ कैलकुलेट किया था। वो ये रहा, 8 पे था और 10 पे था। तो अगर है तो ये करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास नो है, एक्सेस वेट ग्रेटर देन नहीं है, तो हमारा चार्ज क्या करना चाहिए? 0। चार्ज 0 करना चाहिए। नाउ अगेन ये वाला जो स्टेटमेंट आ रही है किसके लिए आती है? आउटपुट के लिए। आउटपुट इनपुट स्टेटमेंट कहाँ आउटपुट। लिखी हुई है? 9 पे। तो फ्लो चार्ट मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले बात, अगर आपने सिंबल्स को केयरफुली देख लिया तो आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगा। नाउ यहाँ अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके ओ लेवल्स पे काफी ज्यादा आते हैं। द प्रोग्रामर नीड्स टेस्ट डेटा टू टेस्ट द फ्लो चार्ट। कंप्लीट द टेबल ऑफ टेस्ट डेटा बिलो टू शो 5 टेस्ट। टेस्ट क्यों करते हैं, पहले तो मुझे को ये बता दे। टेस्ट करने के लिए, क्या चीज टेस्ट ताकि करते देख हैं? के वो सही है या नहीं, मतलब जो आपका फ्लो है। आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है, या प्रोग्राम का जो आपको डिजायर्ड आउटपुट आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज रख सकते हो। इसने यहाँ पे ई की वैल्यू अंडर 15 रखी है, बैगेज वेट। अच्छा, उसके लिए एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं अपने सामने। ठीक है, टिकट टाइप ई है, बैगेज अलाउंस हमारी 16 है, तो ई इसने एंटर किया, 15 रखा। एक्सप्लेनेशन क्या होगी? क्या वो एक्सेप्ट अंडर अलाउंस है? यस। वेट अंडर अलाउंस। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा आपका? आपने अभी पीछे आउटपुट करते हुए आ रहे हो। हम चार्ज नहीं लगेगा, एग्जैक्ट वो रेट आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू क्या थी हमारी? हमने हमने यहाँ पे अब तक देखो, यहाँ पे हमने रेट आउटपुट नहीं किया था, हमने यहाँ आउटपुट क्या किया है? चार्ज। 9 पे चार्ज आउटपुट किया है ना अपने प्रोग्राम में। तो अगर वो एक्सेस रेट वाला नहीं था, नो वाला रास्ता था, तो हमने चार्ज की वैल्यू क्या कर दी थी? 0। तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? 0। 0। आपको 0 आउटपुट कर दिया। सिमिलरली अब ई की वैल्यू डाली, और हमने वैल्यू रख दी 21। क्या 21 आपके पास वो है, एक्सेस ओवर वेट है? वेट है। नो। ओवरवेट है। लेकिन ये क्या नॉर्मल डेटा है या नहीं है? नॉर्मल डेटा तो विल बी एक्सेप्टेड। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ये लिख सकते थे कि 15 इज अ नॉर्मल डेटा, एक्सेप्ट सर होगा। नॉर्मल डेटा से क्या मतलब है? नॉर्मल 3 तरह के आपके पास डेटा होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एब नॉर्मल, जिसको हम एरोनियस भी कहते हैं, फिर आपके पास एक्सट्रीम आ जाता है, और बाउंड्री आ जाता है। बाउंड्री में याद रहे हमेशा पेयर ऑफ वैल्यूज आती है, एक एक्सेप्टेबल होती है, एक नहीं होती। एक्सट्रीम जैसे अगर मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ ना, तो 16 इज माई एक्सट्रीम वैल्यू फॉर इकोनॉमी टाइप।
N20 इज माई एक्सट्रीम वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड टाइप। एबनॉर्मल जैसे मैंने सपोज लिखा TN10, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नॉर्मल वैल्यू एनी वैल्यू 1 से लेके पॉजिटिव कोई भी नंबर तक, क्योंकि उसने रेंज नहीं सेट किया हमने, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके नॉर्मल में आ जाएंगे, जो एक्सेप्ट होता है। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 5 ऊपर आ रहा है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 5 3 15, 5 5 25, बेटा 17.5 एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा 17.5। हाँ, अगर आप में से किसी को मसला आ रहा है कि सर मैथ्स इतनी ज्यादा कैलकुलेट कौन करेगा, तो बेटा सिर्फ चार्ज लिख देना। चार्ज भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो चार्ज की वैल्यू आउटपुट करवा देगा, तो आप लिख सकते हो। फिर सिमिलरली सर एक आपने, बात बताएं, यस बेटा बोलो। इसमें हम अपनी मर्जी से अगर कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो हम सारे वैल्यूज ऐसे नहीं पुट कर सकते जिसमें हमारा वेट अंडर अलाउंस हो और एक्सपेक्टेड वेट आउटपुट जो है वो जीरो हो। कर सकते हो, लेकिन तुम्हें देखो दो चीजों का काम करना पड़ेगा। डिफरेंट सेट ऑफ डेटा होना चाहिए। जैसे यहाँ सर पे ये रिपीट कर अंडर सकते हैं, आपकी अलाउंस था। आवाज़ अटक गई थी। यस बेटा, मैं कह रहा हूँ कि बैगेज वेट थोड़ा आपको वेरी करना पड़ेगा। एक मैक्सिमम जो एक्सट्रीम वैल्यू उससे अंडर रखो, एक उससे ऊपर रखो, एक एक्सट्रीम रख लो। तो ये थोड़ी वेरिएशन आपको लानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने दो स्टैंडर्ड के बना दिए, एक और इकोनॉमी का बना दिया। स्टैंडर्ड का एक मैंने बना दिया 20 है ना, मैंने 19 रख दिया। एक मैंने 25 कर या दिया, हम वो भी रख और सकते ये हैं मैंने जैसे 10। हम टी। ओके ओके ओके। हाँ, ये आगे रख दिया। अब देखो ये क्या होगा, नॉर्मल डेटा। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसको 20 कर, 21, बल्कि 20 रखते हैं तो हमारा एक्सट्रीम बन जाएगा ना। तो नॉर्मल डेटा so will be accepted। यहाँ पे क्या आएगा, 0। ये क्या है, एक्सट्रीम डेटा है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ना, विच विल बी एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड टाइप। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सट्रीम डेटा एंड विल बी एक्सेप्टेड, इसमें भी चार्ज 0 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, सर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, अब नॉर्मल डाटा है। एबनॉर्मल डेटा है, विल बी रिजेक्टेड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एरर आ जाएगा, क्योंकि आपका जब ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो कोई ना कोई एरर आउटपुट होगा। तो इस तरह आपने टेस्ट डेटा याद रखो, जब भी आप टेस्ट डेटा बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बनाते हो कि आपका प्रोग्राम में वेरिएशन आ सके। और अपने प्रोग्राम को जब भी लिखोगे ना, लास्ट क्वेश्चन, उसमें कुछ इस तरह वैल्यूज पास करके खुद ड्राई रन करके चेक करें। ड्राई रन करना आता है आप सबको? बेटा जो अपना माइक यूज नहीं कर रहे बेटा, प्लीज चैट यूज कर लो अपनी। जी सर आते हैं। हो गया तो हम, हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं। दी प्रोग्राम डिजाइन इज टू बी अमेंडेड, प्रोग्राम डिजाइन को अमेंड कर रहा है ये। The value input by the user for the ticket type is to be validated। देखो वैलिडेशन है, टिकट टाइप डाली, टिकट टाइप ई या एस के अलावा कोई भी डेटा होगा तो वो नो करके ऊपर चले जाएगा। आपने इसको प्री कंडीशन लूप, प्री कंडीशनल लूप का मतलब क्या हुआ, कौन सा लूप होता है प्री कंडीशनल? while do and while। while do and while। while do and while। चलो जल्दी से मुझे इसका ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है
उसको वाइल डू एंड वाइल से लिख के दिखा दो। Muzaffar done? नो सर। Ashar? ये साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, नहीं हाथ चलाओगे दिमाग नहीं चलेगा। लीजा डन? सर हो तो गया लेकिन समझ नहीं आ रहा। क्या समझते हैं बेटा? सर हमने पहले तो इनपुट ले लिया फिर आपने वाइल का लूप लगा लिया, बस हम्म, यही करना है। इसके हाँ। बाद क्या करना? बस ये वाइल करना कि का लूप, इनपुट। वाइल का लूप लगाना, ये चलता रहेगा, यहाँ वैलिडेट होगा। सही है। अगर नहीं है तो आपने वापस इनपुट किया, सर एंड पहले सो ऑन इनपुट सो ऑन करेंगे, चलता रहेगा। यस। सर पहले इनपुट करेंगे और अगर फिर चेक करेंगे कंडीशन इफ टिकट टाइप इज इक्वल्स टू ई और एस, तो अगर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग वाइल का लूप लगा देंगे ना। हाँ, देखो, एक चीज याद रखना कि आपने यहाँ, मैंने अक्सर कहा है कि फ्लो चार्ट वाला मेरा लेक्चर देख लेना अगर किसी को याद ना आ रहा हो, कि आपके पास हम देखो यहाँ पे जो लूप दिया हुआ लूप को इग्नोर करो, आपने स्टार्ट वाली लाइन को भी आप नहीं लिखते। आपने सबसे पहले लिखा इनपुट टिकट टाइप, आई हैव रिटन इनपुट टिकट टाइप। अब ये नीचे चेक कर रहा है, चेक करके मुझे वापस ऊपर ला रहा है। सही है। बेसिकली ये अंदर लूप चल रहा है। तो लूप के लिए आप कौन सी आपने लगाया वाइल, क्योंकि आपने प्री कंडीशनल लगाना है। वाइल टिकट टाइप इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू ई और टिकट टाइप इज इक्वल्स टू एस। बेटा जिन लोगों ने टिकट टाइप इज इक्वल्स टू ई और एस लिखा है सर, तो वो गलत है। सूडो कोड के अंदर ये पूरा लिखना होता है। अगर है तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, एंड वाइल पे चले जाओगे। लेकिन नो पे आप क्या कर रहे हो, वापस से इनपुट करवा रहे हो। हम्म। सर लूप लगाने से पहले हमें चेक करना चाहिए था ना कि अगर है वो टिकट टाइप या नहीं है। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, इक्वल टू नहीं लगाऊंगा मैं, नॉट इक्वल टू लगाऊंगा। हाँ सर यही बोल रहा था। तो वाइल टिकट टाइप इज नॉट इक्वल टू ई, और तो नो पे जाना है ना मैं, यस पे तो बाहर आ जाना है। तो अगर है तो हम वापस क्या करेंगे, इनपुट टिकट टाइप कर देंगे। देखो ये चलेगा कैसे। मैं कुछ डेटा रख रहा हूँ, मैंने रखा एस रखा है, ई रखा, डब्ल्यू रखा, एक्स रखा, वाई रखा, ई रखा। ये कुछ डेटा है, और ये मैं टीटी कर देता हूँ विच इज माय टिकट टाइप। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम इनपुट टिकट टाइप। सबसे पहले टिकट टाइप क्या एंटर कर रहा हूँ मैं,
एस, एस रखा, क्या मेरी टिकट टाइप नॉट इक्वल्स टू ई है? यस, एस इज नॉट इक्वल्स टू ई। क्या मेरी टिकट टाइप नॉट इक्वल्स टू एस है? नहीं, इक्वल्स टू है। यहां वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अंदर लूप के अंदर आ जाऊंगा तो नो। मेरे यहाँ पे क्या आना चाहिए? सर एंड होना चाहिए क्या? बल्कि नहीं, सही है ना ये? वाई टिकट टाइप इज नॉट इक्वल्स टू ई और टिकट टाइप इज नॉट इक्वल्स टू एस, तो क्या करो, अंदर चले जाओ, एक भी कंडीशन आपकी वो हो गई तो आप बाहर आ गए, प्रोग्राम तो सही है। तो ये एंड वाइल पे आ जाएगा। सिमिलरली जब आप ई डालोगे तो ये वाली कंडीशन अगेन वो हो जाएगी, बाहर आ जाओगे क्योंकि सही है डेटा। हाँ, जहां आपने डब्ल्यू डाला इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो क्या होगा? इनपुट इनपुट टिकट टाइप पे चले जाएंगे। हाँ, मुझे इसमें एक सेकंड गड़बड़ लग रही है। सर अगर और वाई की जगह एंड लिख देंगे तो फिर क्या होगा? वाई टिकट टाइप इज नॉट इक्वल्स टू ई। देखो, अब ऐसे में आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने रखा सबसे ये एस वाला रखा हूँ मैं। क्या ये वाली कंडीशन को चेक करें हम, क्या एस इज नॉट इक्वल्स टू ई है? हम्म, यस। नहीं है इक्वल्स टू। यस। ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, मतलब यहाँ डेटा, यहाँ का आउटपुट वन है। और टिकट टाइप इज नॉट इक्वल्स टू एस, एस इज नॉट इक्वल्स टू एस, ऐसा नहीं हो सकता, वो इक्वल्स टू है। तो यहाँ क्या हो गया, जीरो। वन और जीरो का आउटपुट क्या होता है? वन। और लगा हुआ है, वन आता है, तो ये अंदर आ जाएगा। तो क्या चेंजेस करूं मैं इसके अंदर? सर एंड। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूं तो अब देखो, इसका आउटपुट वन आ रहा है, इसका आउटपुट जीरो आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है। वन और जीरो को जब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एंड करते हैं, तो आउटपुट क्या आता है? जीरो। जीरो। और ये कहाँ चले जाओगे, बाहर। वाइल का लूप कब इनिशिएट होता है? जब मेरी कंडीशन ट्रू होती है। इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, दैट इज फॉल्स राइट नाउ, क्योंकि मैंने बीच में एंड लगा दिया है। क्या ये लॉजिक समझ आई? देखिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, और ये जान के कर रहा हूं ताकि एक समझ आ सके चीजें। नाउ अब मैं ई रख के चलता हूं। एक सेकंड, अपने एंड कर दूं। अब मेरे पास ई आया, तो बेटा क्या ई इज नॉट इक्वल्स टू ई, ये कंडीशन मुझे क्या दे रही है, आउटपुट जीरो दे रही है, क्योंकि ई इज नॉट ई इज इक्वल्स टू ई है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन चेक करें, क्या ई इज इक्वल्स टू ई, ये वाली कंडीशन क्या दे रही है? क्या ई नॉट इक्वल्स टू एस है? यस, बिल्कुल है। यस। लेकिन जीरो और वन को अगर एंड करें तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? जीरो। जीरो। तो मैं अगेन बाहर आ जाऊंगा, मतलब ये डेटा मेरा सही था ना, मैं बाहर आ गया। अब देखो, अब हमने डेटा चेंज किया। नाउ हम लेकर आए हैं डब्ल्यू, इसको चेक करा रहा हूँ अब चलता कैसे है। मैं डब्ल्यू जब लेकर आया, टिकट टाइप इज डब्ल्यू राइट नाउ, इज डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू ई, क्या कंडीशन ट्रू है? यस। मेरा आउटपुट वन आया। इज डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू एस, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस। ये भी वन आया। तो बेटा वन और वन का एंड क्या होता है? वन। तो मैं कहा गया, इनपुट टिकट टाइप, मतलब मैंने वापस एक्स डाला, एक्स डाल के जब मैं वापस ऊपर गया
तो x इज नॉट इक्वल टू e एंड x इज नॉट इक्वल टू s इवन। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। मैंने वापस इनपुट टिकट टाइप किया तो मेरे टिकट टाइप क्या आ जाएगा, y। y से अगेन में ऊपर आया, y इज नॉट इक्वल टू e एंड y इज नॉट इक्वल टू s। तो अगेन इनपुट टिकट टाइप, जैसे ही मैंने e एंटर किया मैं ऊपर आया, ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए एंड का प्रोग्राम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, सॉरी वाइल का प्रोग्राम। क्या लॉजिक क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है। जी सर, किसी क्लियर के है। दिमाग में कोई और लॉजिक आ रही है? क्योंकि मेरे दिमाग में अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में एक और लॉजिक आ रही है। तो बता सकते हैं? बेटा इंस्टेड ऑफ दिस लाइन, मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूँ, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। अगेन पहली क्लास सूडो कोड की बहुत तरीके हैं। मैंने कहा टिकट टाइप इज इक्वल्स टू ई और टिकट टाइप इज इक्वल्स टू एस, और इस पूरे को मैंने डाल दिया नॉट। अब यहां पर देखो होगा क्या। मैंने डेटा एंटर किया एस, क्या एस इज इक्वल्स टू ई है? नहीं है, जीरो। और बेटा क्या एस इज इक्वल्स टू एस है? यस और नो? नहीं। एस इज इक्वल्स टू एस है ना? Yes. यस। तो ये वन हो जाएगा। बेटा जीरो और वन का आउटपुट क्या होगा? जीरो। 1 सर, 1। वन वन होगा, होगा। वन। बेटा वन को अगर देखो तो उसके साथ क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। नॉट, तो तो वो नॉट ऑफ जीरो हो वन क्या जाएगा। हो जाएगा, जीरो। तो जीरो, पूरी कंडीशन क्या जीरो हो गई, है। फॉल्स हो गई। ये प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। लॉजिक समझ आई? यस। जी सर। व्हाट अबाउट अदर्स? बेटा क्लास में बाकी जो है सबसे पूछ रहा हूँ। लीजा क्लियर है? राहिन क्लियर है? जी सर। तो ये एक तरीका था, एक ये तरीका था। बस एंड और के अंदर गड़बड़ ना करना। एक बार ड्राई रन देखो। आपके सामने मैंने क्या किया, मैंने ये टेस्ट डेटा बनाया। गलती पहले मैंने भी और लिखा था यहाँ, लेकिन टेस्ट डेटा बना के अंदाजा हुआ कि यहाँ और नहीं एंड आना चाहिए। तो आपने बस ये कंडीशन आपको बतानी चाहिए कि वाइल कैसे काम करता है, रिपीट कैसे काम करता है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो ये छोटी मोटी गलतियों को आप खुद ही ड्राई रन करोगे, हो जाएगा। पेपर में बहुत टाइम होगा। आज सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ। पास पेपर मुझे पूरा एक ओ लेवल ज्यादा करवाना था, उस पर मैं आज नहीं जा रहा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं तुम लोग को एक कुछ होमवर्क भी दूंगा आज की क्लास में। नाउ a sensing device sends bit values to a computer along data channels. Channel 1 transmits a sequence of binary values from a sensor. अगर आप लोग को याद हो तो तुम लोग का जो मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम वाला टॉपिक है हार्डवेयर के साथ, ये उसमें से इसकी बात कर रहा है कि चैनल 1 क्या कर रहा है, ट्रांसमिट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी वैल्यूज फ्रॉम अ सेंसर। चैनल 2 क्या कर रहा है, एट रेगुलर इंटरवल्स टू इंडिकेट वेदर द सेंसर इज स्विच्ड ऑन और ऑफ। जीरो का मतलब ऑफ है, वन का मतलब ऑन है, नॉर्मल सी जो बात है। A program tests the bits received from the sensing device. A program reads the signal from channel 2 after every 6 values from channel 1. मतलब चैनल 1 कितने इनपुट भेजेगा, 6 इनपुट भेजेगा, फिर वो चैनल 2 को रीड करेगा। इस तरह काम करता रहेगा। और ये कब तक चलकर रीड करता रहेगा, जब तक चैनल 2 मेरा ऑन है, मतलब 1 सेंड कर रहा है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि चैनल 2 मेरा ऑन है।
अगर ये मेरे चैनल 2 ऑन है तो मैं 1 से लेके 6 तक किसको रीड करूंगा? चैनल 1 को। फिर मैं जाके इसको चेक करूंगा। अब बिल्ट इन फंक्शन रीड, ये बिल्ट इन फंक्शंस कभी कभार ओ लेवल्स में भी आपको अपनी मर्जी से दे देता है, इसको आपको जस्ट पढ़ना आना चाहिए। फंक्शन का काम क्या होता है? डेटा रीड वो रिटर्न करता है। अब बिल्ट इन फंक्शन रीड चैनल रीड्स अ वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड चैनल। जैसे यहाँ पे रीड लिखा हुआ है 2, तो मतलब ये कौन से रीड कर रहा है? सेकंड चैनल से रीड कर रहा है। उसको सेव कहाँ पे करा दिया? स्टेटस 2 में करा दिया। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को ड्राई रन करना है। ये आपके पास डेटा गिवन है। क्या आप लोग ये कर सकते हो या मैं कर दूं ड्राई रन? करके बता दे एक बार। एक बार करके दिखा दूं, क्योंकि तुम लोग, मैंने देखा है इवन ए लेवल स्टूडेंट्स भी सबसे ज्यादा मसला करते हैं ड्राई रनिंग में। उसकी वजह यह है कि ड्राई रनिंग को आप लोग ले लेते हो बहुत हल्का। मार्क्स देख रहे हो, होते हैं इतने। एक एक लाइन को रीड कर रहा हूँ, याद रहे वी एज अ टीचर कैन डू मिस्टेक्स एज वेल। अगर हम जल्दबाज में लाइन स्किप करके स्टार्ट करते हैं, तो बेटा आप लोग स्टूडेंट्स हो, काइंडली एक एक लाइन को पढ़ो। पहली लाइन कहती है बिट काउंट को 0 कर दो, तो बिट काउंट को मैंने 0 कर दिया। सेकंड लाइन कहती है स्टेटस 2 में डेटा रीड करके लाओ, कहां से? सेकंड सेंसर से। सेकंड सेंसर पे 1 पड़ा हुआ है, उसको रीड किया और मैंने कहा ले आया? स्टेटस 2 में, उसने स्टोर करा दिया। फिर वाई स्टेटस 2 इज इक्वल टू 1, बेटा क्या स्टेटस 2 की वैल्यू 1 है? यस। यस। अगर है तो हम लाइन नंबर 4 को स्किप करेंगे क्योंकि खाली है। 5 कह रहा है फॉर रीडिंग काउंट इज इक्वल टू 1 टू 6। रीडिंग काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। दिस बिट इज इक्वल टू रीड 1, मतलब पहले सेंसर से डेटा रीड किया और वो आपने ले आए 1, तो दिस बिट की वैल्यू आपने सेव करा दी। इफ दिस बिट इज इक्वल टू 1, क्या दिस बिट इज इक्वल टू 1 है? यस। तो क्या करो, बिट काउंट इज इक्वल टू बिट काउंट प्लस 1। बिट काउंट की वैल्यू आपने शुरू में 0 कर दी थी, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। 1। तो बिट काउंट की वैल्यू आपने कर दी 1। फिर आप यहां से एंडेक्स पे आए, क्या बिट काउंट की वैल्यू 5 है? नो। अब एंडेक्स पे गए, एंड फॉर, अच्छा एंड फॉर का मतलब होता है नेक्स्ट। तो एंड फॉर से उठ के वापस कहाँ आ जाओगे? फॉर पे। जब आप फॉर पे वापस आ रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली रीडिंग काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। तो रीडिंग काउंट क्या हो जाएगा? 2। अब आपने वापस से रीड किया, रीड 1 मतलब पहले वाले सेंसर से रीड करना है, उसको दिस बिट में सेव करा दो। तो रीड किया, दैट इज 0, दिस बिट की वैल्यू हो गई 0, और आप आ गए यहाँ पर। क्या दिस बिट की वैल्यू 1 है? नहीं, नहीं नो। है सर। तो आप एंड इफ पे आ गए। फिर आपने चेक किया, क्या बिट काउंट इज इक्वल टू 5 है? नहीं। नो। एंड इफ पे आ गए। फिर नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट मुझे क्या करेगा? वापस ऊपर ले जाएगा। रीडिंग काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 3। फिर आपने कहा दिस बिट इज इक्वल टू रीड 1, मतलब पहले सेंसर से आपने डेटा रीड किया और दिस बिट की वैल्यू कर दी आपने 1। फिर आप यहाँ पे आए, क्या दिस बिट की वैल्यू इक्वल टू 1 है? यस। अगर है तो क्या करो, बिट काउंट इज इक्वल टू बिट काउंट प्लस 1। बिट काउंट की वैल्यू थी 1। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। बेटा 2, जब इस रीडिंग काउंट की वैल्यू 3 थी तो आपने इसको इसी के साथ लिखना है। ये हो गया। मोबाइल नाउ
आप एंड इफ पे आए, क्या बिट काउंट की वैल्यू इक्वल्स टू 5 है? नो। तो हम एंड इफ पे गए, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट मुझे ऊपर ले आया, रीडिंग काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 थी, अब 4 हो गई। अगेन आपने कहा दिस बिट इज इक्वल्स टू रीड 1, आपने पहले सेंसर से डेटा रीड किया, वो आया 1। अब आपने चेक किया क्या दिस बिट इज इक्वल टू 1 है? तो बिट काउंट इज इक्वल टू बिट काउंट प्लस 1। बिट काउंट की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 3 हो गया। अगेन एंड इफ पे आए, क्या बिट काउंट की वैल्यू 5 है? नहीं, अब तो 3 हुई है। एंड इफ पे गए, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट मुझे वापस ऊपर ले जाएगा, रीडिंग काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर अगेन मैंने दिस बिट के अंदर डेटा रीड किया, रीड 1 से, तो 1 प्लस 1, सॉरी, अब रीड करेंगे तो आएगा आपके पास अगेन 1 आया। फिर आपने चेक किया क्या दिस बिट इज इक्वल टू 1 है? यस। तो बिट काउंट इक्वल टू बिट काउंट प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या 4 हो गया। फिर चेक किया क्या बिट काउंट इक्वल टू 5 है? नहीं। एंड इफ, फिर नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट मुझे ऊपर ले गया, रीडिंग काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। फिर आपने दिस बिट को रीड किया, रीड 1, मतलब आपने डेटा रीड किया विच इज 0। जब ये 0 हुआ तो आपने चेक किया क्या दिस बिट इज इक्वल टू 1? नो। एंड इफ, क्या बिट काउंट की वैल्यू 5 है? नो। एंड इफ, अब जब आप नेक्स्ट पे आओगे तो नेक्स्ट मुझे ऊपर नहीं लेके जाएगा क्योंकि रीडिंग काउंट की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक हो चुकी है। अब मैं आया बाहर, स्टेटस 2 में रीड 2 कर दो, तो रीड 2 की वैल्यू अब ये वाली रीड की तो 1 हो गई वापस, और मुझे एंड वाइल वापस ऊपर कहाँ ले जाएगा? इस वाइल पे। क्या स्टेटस 2 इज इक्वल टू 1 है? यस और नो? यस। बिल्कुल है। तो अगेन फॉर रीडिंग काउंट इज इक्वल टू 1 टू 6, मतलब आपने रीडिंग काउंट की वैल्यू वापस से 1 से स्टार्ट की, 2 3 4 5 6, यही वाला पैटर्न था। फिर ये वाला डेटा जो था वो उठ के आपने यहाँ लिखा है, तो ये वाला डेटा उठ के आपके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो 11 00 11 00 एंड 11। देखो, चार, दो दो चार है। एरर मैसेज कब आना है? जब बिट काउंट की वैल्यू 5 हो। क्या बिट काउंट की वैल्यू 5 हो रही है कहीं भी? बिट काउंट का मतलब नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहा है, हुए या नहीं हुए? हुए सर, हो रहे हैं। हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बेटा? हम वापस से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे? 1 2 3 4? ओ ठीक है सर, ठीक है। यही गड़बड़ कर जाते हैं तुम लोग अगर ये शॉर्टकट करते जो मैंने अभी जिस तरह लिखा। ये जो अभी डायरेक्ट डेटा लिखने की वजह है ना, मुझे पता है अभी तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों का दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कहाँ लंबी कर रहे हैं, छोड़ो डायरेक्ट लिखते हैं। आया ना ये दिमाग में, जिस तरह ये मैंने लिख दिया? जी सर। सही। तो बेटा जिस तरह आप ये लिख देते, अब मुझे एक बात बताओ, बिट काउंट 0 हो रहा है प्रोग्राम के शुरू में, वाइल के अंदर नहीं हो रहा। मतलब बिट काउंट की वैल्यू वैसे ही चलती रहेगी जो चलते हुए आ रही थी। तो जैसे ही आपने ये 1 को रीड किया, आपकी बिट, 10 बिट की वैल्यू 1 है, यस, तो आपने बिट काउंट इक्वल टू बिट काउंट प्लस 1 किया, 5 हो गई। जहां ये 5 हुआ, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, तो जहां आपका ये 5 हुआ,
आपने कहा इफ दिस बिट काउंट इज इक्वल टू 5, यस, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? एरर इन्वेस्टिगेट। मतलब यहां पे आपका मैसेज आएगा एरर इन्वेस्टिगेट, और आप बिट काउंट को कर दोगे 0, विच मीन्स कि ये जो सारा डेटा है ये आपका अब एक स्टेप नीचे आ जाएगा। क्या ये समझ आया? सर जीरो कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। बेटा जीरो मैंने नहीं किया, जीरो ये रहा। इफ दिस बिट काउंट अच्छा सर ठीक है ठीक है। इज इक्वल टू 5, तो आपने बिट काउंट को भी 0 करना है जब एरर मैसेज किया, और एंड इफ पे गए। अब एंड फॉर से जब फॉर जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। फिर आप जब रीड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहां से 1 आया। फिर आपने चेक किया इफ दिस बिट काउंट इज इक्वल टू 1, अगर है तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये 2 होगा, एंड ये 3 होगा। हाँ, वापस स्टेप जब चलाओगे तो यही चलेंगे, वही जो पहले आ रहे थे। फिर जब आपके पास रीडिंग काउंट की वैल्यू 6 हो जाए तो एंड फॉर के बाद आप यहाँ पे गए स्टेटस टू रीड 2। बेटा स्टेटस 2 की वैल्यू अब क्या आएगी? 0 आएगी। सर जीरो आ और जाएगी। 0 आई, फिर आपने यहां पढ़ा क्या वाइल स्टेटस 2 इज इक्वल टू 1, नो, तो आप सीधा उठ के कहाँ आ गए? प्रोग्राम के एंड वाइल पे आ गए, और प्रोग्राम मेरा बंद हो गया। क्या ये चीज क्लियर हुई? जी सर। जी सर। जी सबको क्लियर है? तो प्लीज जल्दबाजी मत करना बेटा, आपके 7 मार्क का सवाल है। ये वाली जो डायरेक्ट वाली हरकत है, देखो हमें हम भी कर सकते हैं, इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। बट एक एक लाइन से बेजार मत होना, ये एक एक लाइन आपका एक एक मार्क है, कीमती है। तो प्लीज इसको जल्दबाजी में भगा कर ये गलतियां मत करना। नाउ सर साइन, मार्क्स कैसे मिलते हैं, रोज के मिलते हैं कॉलम के, एक कॉलम के मार्क्स? यार इसमें ना सेट ऑफ वैल्यूज के मार्क्स नहीं है। सही सर। सही। तो ये एग्जामिनर आपको, और ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हुए होंगे, मार्किंग की खोल के देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से मार्किंग होगी पूरी। Identify the following constructs in the given program using line numbers for multi-line constructs given the first line number only. अब असाइनमेंट, सिलेक्शन और आइट्रेशन, असाइनमेंट कहाँ पे हो रही है? बहुत जगहों पे हो रही है। कोई एक लाइन नंबर बता दो, स्टार्टिंग का पहला लाइन नंबर कह रहा है, अगर बोले बहुत जगहों पे हो रहा है तो। असाइनमेंट का मतलब होता है ये एरो, एरो को पहली लाइन में आ रहा है तो आपने असाइनमेंट लिख दिया 0। सिलेक्शन का मतलब हुआ इफ की कंडीशन या फिर केस। तो बेटा यहाँ पे इफ कहाँ शुरू हो रहा है? सर सेवेंथ लाइन। 7th लाइन में। आपने 0 7 लिख दिया। आइट्रेशन, आइट्रेशन यहाँ पे कंडीशनल या कंट्रोल के बारे में नहीं पूछ रहा, कोई भी आइट्रेशन। तो वाइल और फॉर दोनों यूज हो रहे हैं, पहला वाइल हो रहा है तो वाइल के बारे सर में लिख थ्री। दो, विच इज 0 3। सर ये जीरो लिखना जरूरी है पहले? उसने लिखा है तो बेटा प्लीज लिख के दो ना, उसने इसी तरीके से लिखा है। सही है। तो उसकी जो वो लिखता है उसकी कॉपी करना सीखो। ये क्वेश्चन छोड़ दो, वो भी जाने दो। बल्कि एक काम करते हैं, रुको ये पढ़ने दो मुझे। तो प्रोसीजर सूडो कोड को कन्वर्ट करवा रहा है, छोड़ दो जाने दो, मसला नहीं है। ये आपकी स्ट्रक्चर डायग्राम आ गई। ओके, फाइलिंग का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा शुरू से पढ़ते हैं, जिसमें ये चीजें वैसे काम की नहीं है,
लेकिन पेपर वन में कुछ काम आएगा तो कर ही लेते हैं, मसला नहीं है। सर 11 गलत होगा, कहाँ पर बेटा? यहाँ की बात कर रही हो? विशाल बेटा, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। A company employs Ahmed as a programmer. At college, before joining the company, Ahmed used two items of software for programming: text editor or compiler. Describe how he would have developed program using these software tools. Include in the description the term object code and source code. बेटा आपका टेक्स्ट एडिटर किस काम आता है? सोर्स कोड का वर्ड यूज करना है आपने। तो आप लिख सकते हो अहमद कैन राइट और modify the source code using a text editor. सर सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का क्या मतलब? सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या फर्क है? जी। सोर्स कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, और ये आपका ट्रांसलेटेड फॉर्म होती है। ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ सोर्स कोड, इसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं। कंप्यूटर ये समझता है, तो हमें बेसिकली सोर्स कोड जो मैं प्रोग्राम, ये जितना प्रोग्राम लिखा था ना पीछे, ये सारा, ये सोर्स कोड कहलाएगा। जब इसको मैं तो हम ट्रांसलेट करा टेक्स्ट दूंगा यूजिंग अ कंपाइलर, तो वो किसमें बन जाएगा? आपके ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड। सर तो वो जो टेक्स्ट एडिटर है वो सिर्फ सोर्स कोड पे वर्क कर सकता है, मतलब अगर हमारा सोर्स कोड लिखा है तो इसी को एडिट कर सकते हैं ना हम? हाँ, ऑब्जेक्ट कोड को हम एडिट नहीं कर सकते। सही। फिर अच्छा, 3 मार्क है तो आपने ये लिखा टेक्स्ट एडिटर एंड compiler is used to translate the source code into object code। तो इसने जो चीजें बताई थी, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड, ये तीनों चीजें कवर अप हो गई आपके। अगर मार्क्स देखे जाए तो 1 मार्क आपको यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, और तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये 3 मार्क आपके कवर अप हो गए। नाउ आईडी आपका कहने को तो पेपर वन के अंदर पूछा जाता है, आ गया है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आपका पार्ट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आप नहीं पढ़ते, लेकिन आप टेस्टिंग जरूर पढ़ते हो। तो चलो देख लेते हैं। Ahmed now uses an integrated development environment for programming. State one feature an IDE provides to help with the identification of syntax error. बेटा syntax error आपको कैसे पता चलते हैं? एक फीचर बताना है। सर ग्रामर गलत होता है। नहीं तो ये बता रहा, फीचर बताओ आईडीई का। सर प्रिटी प्रिंटिंग ऐसा कुछ था एक। चलो पीटी प्रिंटिंग फीचर तो है सिंटैक्स का, कह सकते हो। डीब। बट बेटा ये फीचर में आ जाता है, और आइडेंटिफिकेशन सिंटैक्स एरर में ये मान देगा, ओ लेवल्स में चला देगा, ए लेवल्स में शायद तंग करे। सबसे बड़ा फीचर है डायनामिक सिंटैक्स चेकिंग। आईडी वाला एक बार लेक्चर जरूर देख लेना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एरर्स इन कीवर्ड आर
हाईलाइट कर देता है ये, जो अंडरलाइन हुए होते हैं ना। स्टेट वन फीचर एंड आईडी प्रोवाइड्स टू कैरी आउट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बेटा आपके पास बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को आप एज अ वो ले लो, डीबगिंग। ठीक है, तो अगर डीबगिंग के फीचर की बात की जाए तो डीबगिंग का फीचर आपके पास क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको? ब्रेक पॉइंट, स्टेपिंग, वो सब आ जाएगा। ब्रेक पॉइंट्स, स्टेपिंग, ब्रेक पॉइंट, स्टेपिंग, एरर विंडो। एरर विंडो। सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। बेटा छुट्टियां नहीं किया करो ना। एक बार 2x की स्पीड पे मेरा उसका लेक्चर देख लेना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर के लिए एक आईडी छोटा सा टॉपिक है, उसका लेक्चर मौजूद है, देख लेना। सर एक बात बताएं, ऊपर वाले सही है सर। पार्ट में डीबगर यूज हो सकता था? डीबगर लिख सकते हो, यस। लेकिन डीबगर तो ओके उसमें आ जाएगा ना। अभी डीबगर ये कह रहा है कि हाउ, ये आइडेंटिफाई कैसे करता है। डीबगर तो ठीक करेगा, नहीं डीबगर नहीं लिख सकते। ओके ओके। नाउ द कंपनी मेंटेन्स, अच्छा आप सबको पता है कि ये क्या है, स्ट्रक्चर डायग्राम है। प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के अंदर दो मॉड्यूल यूज किए हैं, एड प्रोडक्ट और सर्च फॉर प्रोडक्ट। सर्च फॉर प्रोडक्ट के अंदर तीन मॉड्यूल यूज किए गए हैं, बाय प्रोडक्ट कोड, बाय डिस्क्रिप्शन और बाय प्राइस। द कंपनी मेंटेन्स अ फाइल ऑफ प्रोडक्ट डेटा। ML is to write a program to add a new product and search for a product based on the structure diagram. And search for a product base, सही है। अब यहाँ पे the program records the following data for each product: प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट रिटेल प्राइस। ये तीन चीजें आपके इसमें मौजूद है। किस तरह मौजूद है? प्रोडक्ट कोड पहली लाइन में, दूसरी लाइन में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और तीसरी लाइन में प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस। प्रोडक्ट कोड दूसरा, दूसरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तीसरा प्रोडक्ट रिटेल प्राइस। इसी तरह ये डेटा मौजूद है। क्या ये फाइल समझ आ रही है कैसे लिखी हुई है जी सर। सबको? जी। Yes, sir. तो अगर मैं इसमें से कहता हूं कि मुझे इसमें से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि यूजर से आपने प्रोग्राम कोड लिया, प्रोडक्ट कोड लिया सॉरी, और वो प्रोडक्ट कोड कहीं भी मिल गया, सपोज करो मुझे यहां मिला, तो उसकी नेक्स्ट टू लाइंस को प्रिंट करके दे दो। क्या कर सकते हो? तो एक काम करता हूँ, तुम लोगों को ये मैं एज अ होमवर्क के तौर पर ग्रुप में क्वेश्चन डालता हूँ। फाइलिंग का ही एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, चलो। अच्छा यहाँ पे फाइल का नाम, अच्छा ए लेवल्स में ये इस तरह टेबल बना के दे देता था। प्रोडक्ट आपका फाइल का नाम है, पी कोड एरे है, पी डिस्क्रिप्शन ये है और पी रिटेल प्राइस ये है, आई इंटीजर है। करना क्या है? The first operation of the program is to read all the product data held in the file products and write them into the 3D 1D arrays. याद रहे, ये फाइल कब तक पढ़ोगे? सारे डेटा आपने उठा के किसमें, एरे में सेव कराना है। मतलब फर्स्ट, फोर्थ, देन आपका नाइन्थ लाइन, इस तरह करते करते ये जितने जो डेटा है ना, ये सारा पी कोड में आ जाएगा। ये जो आपका सेकंड रेट है, डिस्क्रिप्शन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये किस में आ जाएगी? पी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। और 12.75.2.9910 ये से जो रेट्स हैं ये किस में आ जाएंगे? प्राइस में, पी रिटेल प्राइस में। क्वेश्चन समझ आ रहा है एग्जामिनर मांग क्या रहा है? सर वो तीन चीजें मांग रहा है ना? वो कह रहा है कि आपने डेटा फाइल में से रीड करना है। पहली लाइन रीड की, इसको एक एरे में डाल दिया, कौन से? पी कोड के। इसको आपने सेव करा दिया पी कोड में, इसको आपने सेव करा दिया पी डिस्क्रिप्शन पे, इसको आपने सेव करा दिया पी रिटेल प्राइस में। मतलब पहली लाइन रीड की,
उसको पी कोड में डाला, दूसरी लाइन रीड की उसको डिस्क्रिप्शन में डाला, तीसरी लाइन रीड की इसको डिटेल प्राइस में डाला। फिर पहली लाइन रीड करोगे तो कोड में जाएगी, दूसरी लाइन रीड करोगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तीसरी लाइन रीड करोगे तो डिटेल प्राइस में जाएगी। तो फाइलिंग का आपको पता है कि जब आप रीड फाइल लिखते हो ये फंक्शन क्या करता है, रीड वन लाइन एट अ लाइन, एक वक्त पे एक लाइन पढ़ता है। आपने ओपन करनी है तो ओपन क्या करोगे, सबसे पहले फाइल सर को ओपन ओपन करोगे। फाइल फॉर रीड। तो आपने यहाँ लिखा ओपन फाइल, फाइल का नाम क्या है, वो इसने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, बल्कि इसने यहाँ भी दिया हुआ है। ओपन फाइल प्रोडक्ट्स फॉर रीड, क्योंकि आपने एरे के पहले से पहले वाले में डेटा डालना है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे में डालते हुए जाना है। तो आपने कहा वाइल, कब तक ये प्रोग्राम चलेगा, जब तक मेरी फाइल खत्म नहीं हो जाती। तो वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, कौन सी, प्रोडक्ट्स वाली। बेटा रीड करोगे, पहली लाइन रीड करके कहाँ जानी चाहिए, कोड में। तो मैंने कहा पी कोड की आई वाली पोजीशन में चले जाओ। क्या ये बात समझ आई। अशर, हुजैफा, लीजा, नबीहा, बिशरा, राहिम। सर नहीं, ये सर आय मैंने में क्यों जा रहा है? बेटा आए, क्योंकि पी कोड क्या है, एक एरे है, एरे में कितनी लोकेशन है, 1000, तो कौन सी लोकेशन में जाना चाहिए, आई। फर्स्ट। आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, पहली। सही है सर। क्लियर है, बाकी सब जी सर। Yes, sir, clear. यस Yes, sir. ओके। फिर आपने जब पहली लाइन रीड करके पी कोड में डाल दिया, तो जब आप वापस रीड फाइल देखोगे तो ये कौन सी लाइन रीड करेगा, दूसरी लाइन सर। दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन को किसमें सेव कराना है, पी कोड की डिस्क्रिप्शन, ओ सॉरी, पी डिस्क्रिप्शन की आई वाली लोकेशन, पी डिस्क्रिप्शन की आई वाली लोकेशन, तो ये एरर थी, क्योंकि दूसरे पे आपने किसको, डिस्क्रिप्शन को सेव करना है ना, ये लिखा हुआ था। और थर्ड में क्या है, पी रिटेल प्राइस, तो अगेन यहाँ क्या आ जाएगा, पी रिटेल प्राइस की कौन सी लोकेशन, आई वाली। क्या ये चीज क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब क्या करना है, सर अब आय की वैल्यू +1 करनी होगी। आई की वैल्यू +1 कर दो, फिर सर फिर बस रिपीट होता रहेगा वापस वाइल पे। आपका आई इज इक्वल टू I+1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 मार्क्स है। सही है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, when Ahmed designed the product file, he considered the alternative file structure shown opposite। पहले एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो आपके पास फायदा क्या होगा, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगी, तो लेस स्टोरेज रिक्वायर्ड। स्टोरेज तो कम हो जाएगी, लेकिन ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे।
बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है पहले इसने इस तरह सेव किया था, एक एक लाइन में एक एक चीज स्टोर की थी। सर डिटेल्स सही भी है, चेक हो सकती है अलग। इसमें यहाँ पे डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन है वो सबकी अलग हो जाएगी, तो ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा इस वाले के अंदर। क्यों, 0198 है, अब ये कितनी लेंथ है, फिर लेंथ के सबके मसले आ जाएंगे। फिर आपने वही, अगर आप लोगों को याद हो, मैं जिस तरह मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आईडी नेम एज जेंडर वाला, तो नेम की लेंथ डिफरेंट होने के बावजूद जब डिफरेंट डिफरेंट होती थी, तो आप लोगों के साथ क्या मसला आता था, पहले लेंथ निकालते थे, फिर जो फिक्स लेंथ होती थी उसको माइनस करते थे, और इस तरह आप अपने डेटा को ढूंढते थे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू सर्च हो जाएगा। ये कह रहा है उस तरह सेव करने में और इस तरह सेव करने में फायदा और नुकसान क्या है। तो यहाँ पे फायदा ये है, एक तो टाइम बच रहा है, क्यों, अगर रीडिंग कर रहे हो तो एक ही लाइन में सारा डेटा रीड हो जाएगा, वहां पे 3 लाइनें रीड करने पे हो रहा है। तो और दूसरा आपके टाइम स्टोरेज में फर्क पड़ेगा, वहां एक एक लाइन में एक एक और रखा है, यहाँ पे एक ही लाइन में सब कुछ रख दिया, डिफिकल्ट और ढूंढने का सब मसला आ जाएगा, क्योंकि एक ये पूरी स्ट्रिंग फॉर्मेट होगी, आपको सबको अलग अलग करना पड़ेगा ढूंढने के लिए, ये मसला आ सकता है। इसको ड्रॉप करो। A first attempt was made at writing search for product code module. Emmet designs this as a function product code search. The function returns an integer value as follows. If the product code is found, it returns the index position of the 1D array P code being searched. If the product code is not found, the function returns -1. Okay. Um, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि to code the search by product procedure, Emmet draws a structure chart showing the different stages. Structure chart को छोड़ो, यहाँ पे इसने वेरिएबल्स यूज किए हैं, लुकअप बाय प्रोडक्ट कोड, इनपुट सर्च क्राइटेरिया, ये बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड एट राइटिंग द सर्च फॉर प्रोडक्ट कोड मॉड्यूल, द फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ओके, इस प्रोग्राम में करना क्या है, कोई पढ़ के बता सकता है मुझे, समझ आ रहा है किसी को, किसी एक को भी, वरना मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है आपने लिखना है एक फंक्शन प्रोडक्ट कोड सर्च के नाम से, सही है। तो और उसमें करना क्या है, कि फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू एज फॉलो। अगर प्रोडक्ट कोड इज फाउंड तो ये रिटर्न करेगा इंडेक्स पोजीशन ऑफ द 1D एरे पी कोड बीइंग सर्च, अगर नहीं मिला तो -1। मतलब मेरे पास मैंने यहाँ पे जो एरे बनाया था, ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है, पी कोड के अंदर सारे प्रोडक्ट कोड्स डाले थे, आपने प्रोडक्ट कोड को एज अ पैरामीटर के तौर पे लेना है। मतलब फंक्शन का हेडर कुछ इस तरीके से बनेगा, फंक्शन प्रोडक्ट कोड सर्च, आपने यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट कर देता है या सर्च कोड कर देता है, ठीक है, सर्च कोड, उसको आपने करा स्ट्रिंग, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, अच्छा बेटा डेटा क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, सर बूलियन। नहीं, गौर से पढ़ो पूरा, क्या रिटर्न कर सर रहा इंटीजर। है, इंटीजर कर रहा है। तो आपने कहा फंक्शन प्रोडक्ट कोड सर्च, ये था नाम, इसमें पैरामीटर पास हो रहा है, वो मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां से मुझे नजर आ रहा था ये भी एक स्ट्रक्चर डायग्राम है, एनालिसिस में आता है, वो में नहीं आता, इसलिए इसको इग्नोर करना आप लोग।
तो यहाँ पे ये ये सर्कल आ रहा है, इसका मतलब पैरामीटर आ रहा है, और इसका मतलब ये डेटा रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है। करना क्या है, इस कोड को एरे में ढूंढना है, कौन से पी कोड के। तो मैंने सीधा सीधा लिखा इनपुट नहीं लेना। क्यों इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, ये पैरामीटर आ रहा है। तो मैंने सीधा सीधा लिखा इफ, ओके, आई की वैल्यू मैंने 1 कर दी। आई को 1 करने के बाद हमने सीधा सीधा लिखा इफ सर्च कोड इज इक्वल्स टू पी कोड आई, और फाउंड को हमने कर दिया शुरू में फॉर। सीधा सीधा लीनियर सर्च लिखनी है, लेकिन अपने लूप लगा के लिखनी है। लूप लगाना मैं भी भूल गया, आप लोग प्लीज लगा देना। मैंने कहा रिपीट करो। क्या, अगर सर्च कोड इज इक्वल टू पी कोड आई हो जाए तो रिटर्न कर दो क्या, आई की वैल्यू। क्योंकि इसने कहा है कि इट रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन में लिए क्या, मैंने आई यूज कर रहा हूँ, ये थी इंडेक्स पोजीशन। अगर मिल जाए तो आई रिटर्न कर दे, वरना फिर क्या करे, आई नेक्स्ट पोजीशन पे जाके ढूंढे। एल्स आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एंड इफ, अंटिल कब तक, या तो मेरा फाउंड ट्रू हो जाए, अगर डेटा मिल जाए तो फाउंड को ट्रू कर दे, वरना फिर अंटिल क्या करे, या तो मेरा फाउंड ट्रू हो जाए, या फिर मेरे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 हो जाए। क्योंकि इसने यहाँ बताया था कि आपके पास 1000 वैल्यूज है। अच्छा, एक चीज में मैंने भी गड़बड़ की बेटा, इसका प्लीज ख्याल रख लेना। मैंने अभी देखा, नजर पड़ी कि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, रियल है। मतलब मैं जब भी फाइल से डेटा को रीड करूंगा तो मैं डायरेक्टली इसको एरे में नहीं सेव करा सकता। फाइल से जो डेटा रीड होता है वो आता है स्ट्रिंग में, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका है, आपने कहा टू नम, या str टू नम, str टू नम, क्या चीज, पी रिटेल प्राइस आई। ये str टू नम का काम क्या है कि स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रियल वैल्यू में, या नंबर में, मतलब नंबर में ले आएगा। तो आई ग्रेटर देन 1000 हो गया। इफ, एक काम करना, इसको भी यहाँ से हटा दो, एक साथ ही रिटर्न करा देंगे, अच्छा रहेगा। इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या करे, रिटर्न आई करा दे। लीजा बेटा, अगर नहीं है फाउंड ट्रू तो क्या करे, लीजा जी सर। बेटा, अगर मेरा फाउंड ट्रू नहीं है तो क्या रिटर्न करवाना है, -1 -1। -1, -1, एंड इफ, एंड फंक्शन। ये फंक्शन लिखने का तरीका है जिसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स होंगे वो 2 मार्क्स आपके समझ लो फंक्शन हेडर के हो जाएंगे, बाकी फिर क्वेश्चन लिखने का। तो ये लीनियर सर्च को इसने इस तरीके से एक फाइलिंग के क्वेश्चन से, फाइल से एरे में डलवाया और फिर एरे से लीनियर सर्च करवा दिया।
क्या किसी को कोई यहाँ पर इश्यूज हैं, कोई क्वेरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करूंगा आज के लिए। नहीं सर ठीक है। नहीं सर क्लियर। सर नेगेटिव वन कहाँ से आया? जी बेटा, ये नेगेटिव वन, रिटर्न नेगेटिव वन कहाँ से आया? ये तुम यहाँ पे आप लाइन पढ़े। जी If the product code is found, it returns the index position of 1D array, the code being searched. या फिर if the product code is not found, the function returns minus. ओके सर। Okay बेटा, no queries। मैं आप लोग से ये पेपर शेयर कर देता हूँ, और इस पेपर से एक क्वेश्चन जो अभी मैं बनाऊंगा वो ग्रुप में भेज देता हूँ, और साथ ही साथ एक ओ लेवल का पेपर भेज दूंगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग उसकी क्वेरीज कर लेंगे और फिर एक कोई नया पेपर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, लव से ओके सर, अल्लाह हाफिज़। लाफिज। लव।